लिखो लिखो देखे, विकलांग बालक पढ़ रहे हैं ना हम, उसी में ये अगला अधिनियम लिखना है, भारतीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। भारतीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। भारतीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। अच्छा, कब पारित किया गया है? 27 दिसंबर 2016 को। 27 दिसंबर 2016 को। किसके स्थान पर पारित किया गया? भारतीय निःशक्त जन अधिनियम 1990, कब का है? 95, 1995 के स्थान पर, भारतीय निःशक्तजन अधिनियम लिख लेना है। भारतीय निःशक्तजन अधिनियम 1995 के स्थान पर क्या किया गया? लिख रहे हो ना? हाँ, क्या किया गया? इस अधिनियम की विशेषताएं बताओ देखें। पहला तो कहा गया कि विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लिख लो, विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आज के बाद कोई भी इनको विकलांग नहीं कहेगा, विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, हम ये दिव्यांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को मनाते हैं। अलग कहीं से साइड में लिख लो, दिव्यांग दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 3 दिसंबर को, प्रति 3 दिसंबर को। अच्छा, और बताओ देखिए इसमें, पहले आपको बताओ तो विकलांगों की कैटेगरियां अपने पास में थी 7, उनको बढ़ाकर कितना कर दिया? 21। लिखो, दिव्यांग दिव्यांग की दिव्यांग की के प्रकार, दिव्यांग के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए, 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए। जिन्हें निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिन्हें निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिन्हें निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन सी 4 श्रेणियां? एक HH, एक VH, एक LD, एक MR। हियरिंग हैंडिकैप्ड्स, हियरिंग हैंडिकैप्ड्स मतलब क्या? MR की जगह ID कर दिया, मतलब इंटेलिजेंस डिसेबिलिटी है ना। अच्छा, पहले ये था मेंटली रिटार्डेशन, मेंटली रिटार्डेशन की जगह क्या कर दिया है? आपके कहने पर कह रहा हूं मैं। पढ़ लिया क्या आपने ये कहीं? है स्पेशल कौन कौन है?
अच्छा बाकी ने तो नहीं पढ़ा है ना? अच्छा स्पेशल किस में करके आए हैं? यानी क्या बात है ना? तब मैंने सोचा छोरे बहुत जान रहे हैं रे, क्या बात हुई। अच्छा ये बताओ तो इस ये किससे संबंधित है? एच एच मतलब स्वर्ण बाधित। और क्या कहें उसे अपनी सीधी भाषा में? बहरे। क्या कहेंगे? बहरे। येलो बहरे। और वी एच यानी विजुअल हैंडिकैप्स, दृश्य बाधित मतलब सुनाई नहीं दे, नहीं दिखाई नहीं दे, तो अंधे। कौन हो जाएंगे? अंधे। और एलडी मतलब लोकोमोटर डिजीज। लोकोमोटर डिजीज यानी परिचालन अक्षमता, मतलब शारीरिक रूप से जो विकलांग है। मतलब शारीरिक रूप से क्या है? विकलांग। परिचालन अक्षमता जिनमें है, शारीरिक विकलांग। शारीरिक विकलांग, ये शारीरिक विकलांग को समझ जाना आपने ना, हाथ पैर आदि से। और ये हो जाएगा मानसिक मंद, है ना? मानसिक मंद भी हो सकता है, और मानसिक में और भी कई प्रकार की श्रेणी आती है। तो कुल मिला के 21 को कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में। पहले आरक्षण कितना था? शिक्षा एवं रोजगार में इन विकलांग बालकों को आरक्षण देते थे हम 3%, जिसको इस अधिनियम से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4%। लिख लो, शिक्षा एवं रोजगार में इन्हें आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया है। शिक्षा एवं यार बात तो सही है यार आपकी, गलत तो नहीं है ना? हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि आपने अब तक जितने भी प्रकार पढ़ाए हैं बालकों में, इनके कुछ कुछ लक्षण गुण हम में भी है। तो हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन से प्रकार के बालक हैं। तो हमारे में कुछ गुण सबके हैं, तो एक अलग से कैटेगरी बनाए, अगर बनाए तो कौन सा प्रकार उचित, मतलब कौन सी कैटेगरी उचित रहेगी हमारे लिए? अच्छा ध्यान दे, आप है ना सामान्य बालक है, विशिष्ट बालक नहीं है। क्या नहीं है? विशिष्ट। विशिष्ट बालक यदि होते आप तो कोई ना कोई सारे गुण मिल जाते हैं आपके। यदि सारे नहीं मिल रहे ना, एक आदि मिल रहे हैं, इसका मतलब आप कौन से बालक है? सामान्य बालक है। तो आप 90 से लेकर 140 के बीच के हैं। 90 से लेके 140 के बीच में हो सकते हैं आप कहीं भी। अच्छा हाईएस्ट आईक्यू किसकी है? नहीं वैसे आ रहा था सर आप। हाँ आदत हो गई है ना, आदत सुधारो। हाँ कई बार क्या है कि आदतें मरवा देती है आदमी को। हाँ बताओ देखें, क्या पूछ रहा था? मैंने कहा आईक्यू किसकी सर्वाधिक हुई है दुनिया में? दुनिया में किसकी आईक्यू हुई है सबसे ज्यादा? आइंस्टीन की। कितनी? है? आइंस्टीन की आईक्यू 156 थी। 156। अब आपको बताओ तो एक कोई और मिला हमें, एक शायद एक नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की मिली है, नॉर्थ ईस्ट की एक बालिका है। हाँ उसकी 160 नहीं 162 है उसकी। 162 आईक्यू है उसकी। क्या? बाकी आज तक इतनी आईक्यू वाला कोई हमें मिला ही नहीं है। अब पता नहीं वो आईक्यू मापने में आजकल जैसे पेपर होते हैं वैसे होता है, या फिर वास्तव में हो ही सकता है ना। चलिए आपने लिख लिया।
शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया? चारों कैटेगरियों को कितना कितना दे दिया? 1-1%। चारों कैटेगरियों को कितना दे दिया? 1-1%। तो आपको बताओ, तो पहले ये एमआर वाले सम्मिलित नहीं थे? एमआर वाले सम्मिलित थे, लेकिन कैटेगरियां सीमित थी, उसमें प्रकार बहुत सीमित थे। अब इनकी बहुत सारी जब कैटेगरियां बढ़ाई ने 7 से 21 तक, तो अधिकांश इसमें ही बढ़ी है, अधिकांश आईडी में बढ़ाई है, एमआर में बढ़ाई है, और 1% आरक्षण भी अलग से दे दिया। इसमें सर्टिफिकेट भी बहुत कम थे लोगों के पास, इसलिए मामला इसमें ही ज़्यादा चला और बहुत सारे सर्टिफिकेट बने फिर इसमें। आजकल तो इन पर वो लगाम लगा दी गई है। आजकल तो क्या कि पहले तो केवल एक बार सर्टिफिकेट जीवन में बना लिया ना, उसके बाद पूरे जीवन वो विकलांग ही रहेगा। बेंचमार्क दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण मिलता है। किसके आधार पर? बेंचमार्क दिव्यांगता। बेंचमार्क दिव्यांगता होती है कम से कम किसी भी क्षेत्र में 40% अक्षम होना चाहिए। 40% अक्षमता तो होनी चाहिए। इसके आधार पर रोजगार और शिक्षा में क्या मिलता है? उसे आरक्षण मिलता है। तो पहले तो एक बार सर्टिफिकेट बना लिया, उसके बाद जीवन भर के लिए रहता था, लेकिन अब सरकार ने उसको चेंज किया है और सरकार ने कहा है कि आप जब ज्वाइनिंग करेंगे उससे पहले आपका एक बार मेडिकल करवाया जाएगा, अपने स्तर पर करवाएंगी सरकार, तो फिर उसमें सामने आ जाएगा। सर्टिफिकेट तो हो सकता है डॉक्टर चाचा ताऊ भी हो, कोई और भी तरीका आ जाए, हो सकता है ना। तो आप नीचे ये भी लिख लो, ये आरक्षण बेंचमार्क दिव्यांगता के आधार पर दिया जाता है। ये आरक्षण बेंचमार्क दिव्यांगता के आधार पर दिया जाता है। ये आरक्षण बेंचमार्क दिव्यांगता के आधार पर दिया जाता है। दिव्यांगता के आधार पर दिया जाता है। अच्छा, आपने एक और देखा है क्या? वो तो शायद लिख लिया आपने ना। इसी अधिनियम में कहा गया कि बालकों की इनकी शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 18 वर्ष कर देना चाहिए। वो तो आप पहले लिख भी लिया आपने ना, आरटी में। अच्छा, आपको पता है कि इन अलग अलग कैटेगरियों के लिए कुछ अपने भारत में इस अधिनियम के तहत कुछ संस्थान ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। कुछ संस्थान की बात कर रहा हूँ इनके इलाज करने के। आरसीआई थोड़ी सी अलग है, आरसीआई की मैं चर्चा करूंगा, मैं इनके इलाज की बात कर रहा हूँ, जहाँ इनका उपचार किया जाता है। देखो, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर, यूनिवर्सिटी है वो पढ़ाने की, किसकी? इलाज करने की। किसकी संस्थान? इलाज करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है। और किस में घोषित किया गया है? इसमें घोषित किया गया है। लिखो, देखें, अलग से लिखो, नारायण सेवा संस्थान, महावीर कल्याण, वेरी गुड, सबके सब हॉस्पिटल है। लिखो, जानते तो हो आप इनके बारे में ना। लिखो, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। और सिकंदराबाद कौन से स्टेट में है? वेरी गुड, तेलंगाना। सिकंदराबाद, दो ही हो सकते हैं। तो कौन सा संस्थान है? पढ़ो, देखिए एक बार, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड्स। क्या नाम है इसका? NIMH, शॉर्ट में यही लिखा हुआ मिलेगा, NIMH, ये लिखा हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड्स। मानसिक वालों के लिए ना, आप जो ID वाले बात कर रहे हैं ना, MR के लिए, आपका सबसे बड़ा संस्थान देश का कौन सा है? ये सिकंदराबाद वाला है। ठीक है, अगला लिखो, राष्ट्रीय स्वर्ण बाधित, राष्ट्रीय श्रवण बाधित, श्रवणी है ना,
विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय श्रवण बाधित विकलांग संस्थान। NIHH कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड्स, एक ही बात है। NIHH सबसे बड़ा हियरिंग का कौन किस जगह है? मुंबई में। फिर लिखो राष्ट्रीय नेत्रहीन विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय नेत्रहीन विकलांग संस्थान, ये क्या बन जाएगा? NIVH, राष्ट्रीय नेत्रहीन विकलांग संस्थान, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड्स। ये कहाँ है? देहरादून में है, देहरादून। और देहरादून कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। एक और कौन सा रह जाएगा? एक लिखो, राष्ट्रीय अस्थि, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, NIOH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड्स। ऑर्थोपेडिक्स ही बोलते हैं ना हड्डियों को, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड्स। ये चार संस्थान, चारों के अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए भाई? ये LD के लिए हो गया, ये VH, ये HH और ये MRI-ID के लिए हो गया। चारों के लिए जो इस संस्थान, इसमें अधिनियम में जो संस्थान घोषित किए गए ना राष्ट्रीय स्तर के सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ संस्थान, तो यही संस्थान है। अच्छा, एक अलग संस्थान है जिसका नाम है भारतीय पुनर्वास परिषद। सही लिखा है कि मैंने? पुनर्वास, ये ऐसे आएगा, पुनर्वास परिषद, RCI। कहाँ पर है? दिल्ली। यह है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI, जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली में। कब स्थापित हुई? कब स्थापित हुई? कब इसका पंजीकरण किया गया? कब इसे एक स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा दे दिया गया? 1986 और 93 में दिया था। हाँ, वास्तव में इसका पंजीकरण तो कब हुआ? लिखो, पंजीकरण कब किया गया? 1986 में। और फिर भारत सरकार ने इसको स्वायत्तता देने के लिए और सबसे बड़ी संस्थान बनाने के लिए एक अधिनियम बनाया, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। और इस 1992 वाले अधिनियम के तहत 1993 में, जून 1993 में इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया, मतलब स्वायत्त निकाय बना दिया गया। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, स्वायत्तता, स्वायत्तता, स्वायत्तता। और स्वायत्तता कब दे दी गई है? स्वायत्तता दी है इसे 22 जून 1993 में।
1993। अच्छा, अब एक बात बता दो, इसका काम क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? प्रशिक्षण देना। और अच्छा, आपको पता है क्या? अच्छा, एक बात बताओ ना मुझे, आपको ये पता है क्या कि हमने एक एनसीटी पढ़ा था? क्या है एनसीटी? टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा के मामले में जितने अधिकार एनसीटी को है, विशेष शिक्षा के मामले में उतने अधिकार किसको है? आरसीआई को। मतलब विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम तय करना, विशेष शिक्षा के प्रशिक्षण कॉलेज है उनको मान्यता देना, उनकी मान्यता रद्द करना, विशेष शिक्षा के शिक्षकों की योग्यता तय करना, और इसके अलावा जितने भी ये जो दिव्यांग छात्र हैं, दिव्यांग छात्रों के लिए देश में नई नई नीतियां बनाना और नीतियां बनाकर सरकार को सुझाना और उन नीतियों का संचालन और क्रियान्वयन करना, ये सारा काम किसका हो जाएगा? बिल्कुल। ये एग्जाम कंडक्ट भी करवाती है ना? कौन सा? एंट्रेंस एग्जाम। आपका एडमिशन लेने के लिए एग्जाम यही करवाती है। मतलब वो समझ गए ना आप, जितना एनसीटी को शिक्षक शिक्षा के मामले में, इतना विशेष शिक्षक शिक्षा के मामले में किसको अधिकार है? आरसीआई को अधिकार है। लिखो कार्य। देखो, विशेष शिक्षा के कार्य में अलग अलग लिख लेना ना, या फिर लिखो जैसे मर्जी हो वैसे। विशेष शिक्षा के शिक्षकों की योग्यताएं, शिक्षकों की योग्यताएं, पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, विशेष शिक्षा संस्थानों, विशेष शिक्षक शिक्षा संस्थानों, विशेष शिक्षक शिक्षा संस्थानों, शिक्षक शिक्षा, विशेष शिक्षा के एक तो बच्चों को पढ़ाने के स्कूल होंगे और एक उनके तैयार कर पढ़ाने वाले टीचर्स तैयार करने के लिए कॉलेज होंगे, जैसे बीएड कॉलेज और डीएलएड कॉलेज है। तो वो जो बीएड और डीएलएड कॉलेज है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो विशेष शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को मान्यता देना, संस्थानों को मान्यता देना। और एक और लिखो, दिव्यांग बालकों के लिए, दिव्यांग बालकों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाना, नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाना किसका काम होता है? आरसीआई का काम होता है। हाँ, नीतियों एवं नियमों को बनाना किसका काम है? आरसीआई का। हो गया? तो ये आपका संस्थान कौन सा है? आरसीआई। ध्यान रह जाएगा। ये विकलांग बालकों के लिए दो चार बातें आप महत्वपूर्ण ध्यान में रखना, दिव्यांग बालकों के लिए। फिर एक बालक और कौन से रह गए? अधिगम निरयोग्य। अगले बालक लिखो, अधिगम निरयोग्य या अधिगम अक्षमता या अधिगम में कठिनाई वाले बालक, अधिगम अक्षमता या अधिगम में कठिनाई वाले बालक। ठीक है? इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अब तक जो हमने रोग देखे हैं ना, दिव्यांग बालक देखे, उनमें नहीं आते हैं ये। इन बालकों को विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक रोग होता है। किस प्रकार का होता है? न्यूरोटिक्स होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होता है इनको। और ये बालकों को पढ़ने लिखने सुनने आदि में कोई ना कोई, मतलब पढ़ाई से संबंधित, अधिगम सीखने से संबंधित इनको कोई ना कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सीखने से संबंधित इनमें अक्षमता होती है, या फिर हम कह सकते हैं निर्योग्यता होती है। तो ऐसे बालक किस में रखे जाएंगे? अधिगम निर्योग्य या अधिगम अक्षम या फिर कठिनाई वाले बालकों में हम लोग इनको सम्मिलित करते हैं। ये अधिगम में कठिनाई या अधिगम निर्योग्य बालकों, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एक व्यक्ति था सैमुअल क्रिक। 1963 में उसने सुझाया कि यह भी एक प्रकार का मनोविकार है। सबसे पहले अधिगम में कठिनाई होना भी उसने बताया कि एक प्रकार का क्या है? विकार है। तो नेक्स्ट लाइन में यही बात लिख लो। लिखो, सर्वप्रथम सैमुअल क्रिक ने ने 1963 में इस शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये कैसा रोग है? मनोवैज्ञानिक। किस प्रकार का रोग है देखना एक बार। ये मनोवैज्ञानिक रोग है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक रोग है। और बताइए इसकी प्रकृति विशेषताएं और देखिए। मनोवैज्ञानिक रोग है। अच्छा, ये दिखाई देता है क्या? बाहर दिखाई थोड़ी देता है, चलते हैं तब नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब ये कैसा विकार है? आंतरिक विकार है। कैसा विकार हो गया? आंतरिक। अच्छा, आंतरिक विकार है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये एक मानसिक विकार है। कैसा विकार है? मानसिक विकार। आंतरिक मतलब बाह्य नहीं, मतलब शारीरिक नहीं है। कैसा है? मानसिक विकार है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है कि नहीं है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। अच्छा, ये परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है, स्थायी होता है कि अस्थायी होता है? ये स्थायी विकार होता है। कभी भी ये विकार समाप्त नहीं होता है, कम किया जा सकता है इसको। ये स्थायी विकार होता है। और ये मनोशारीरिक विकार हो गया एक प्रकार का भाई, मानसिक और शरीर को भी प्रभावित कर रहा है। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो विकार होता है ना, ये जैविक विकार, बायोलॉजिकल विकार होता है। मतलब सामान्यतः ये विकार जन्मजात बालक लेकर पैदा होता है। किस प्रकार का होता है? जैविक विकार होता है, जन्मजात प्रकार से लेकर पैदा होता है। ये इसकी बहुत सारी प्रकृति हो गई है। किसकी? अधिगम कठिनाई या अधिगम निर्योग्य बालक की प्रकृति, या फिर इस रोग की। ये विकार जो होता है ना, विकार मतलब रोग, इस रोग की ये प्रकृति हो गई है। तो आपको पूछा जाएगा कौन सी प्रकृति नहीं है। ध्यान रखना है, मनोवैज्ञानिक है, आंतरिक है, मानसिक है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, न्यूरोटिक से जुड़ा हुआ है, और स्थायी विकार है, और जैविक विकार है। लिख लो, लिखो प्रकृति। प्रकृति आगे तो लगा लोगे ये, और उधर लगा दोगे है। नहीं समझे रहे? इन सब के आगे लगाना है ये, और इन सब के आगे लगाना है। ये मनोवैज्ञानिक विकार है, आंतरिक विकार है, मानसिक विकार है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, स्थायी विकार है, जैविक विकार है। मानसिक,
हो गया। अच्छा, इन रोगों से ग्रसित व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है? इस प्रकार के कोई रोग से ग्रसित है, उसकी क्या विशेषता होगी? क्या? देखो, सबसे एक बात तो है कि किस में समस्या आएगी उसे देखना एक बार, अवधान में, मतलब अटेंशन, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। उसकी स्मृति, मेमोरी क्या होगी? कमजोर होगी। मेमोरी कैसी होगी? कमजोर होगी। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, मेमोरी कमजोर होगी। अच्छा, ये प्रत्यक्षीकरण में समस्या आएगी। किस में आएगी? प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन में समस्या आएगी उसके। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण, मैंने आपको कुछ बोला है ना, उस बात का अर्थ समझना, आपका मस्तिष्क उस बात का अर्थ समझ लेता है, वो प्रत्यक्षीकरण है। मतलब वापस कहना नहीं होता है, वो प्रत्यक्षीकरण होता है। जैसे जैसे मैंने कहा कि आप में से जो बालक इस विकार से संबंधित है वो हाथ खड़े करें, मैंने ये कह दिया। आपके मस्तिष्क ने यदि इस बात का अर्थ समझ लिया है ना, इसका मतलब वो प्रत्यक्षीकरण है। इन बालकों को कुछ आप कहोगे ना, तो इनको वो चीजें, सुनी हुई या देखी हुई चीजों का अर्थ इनकी मेमोरी ग्रहण नहीं कर पाती, अर्थ समझने में दिक्कत आती है इनको। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? कोई भी सूचना या ज्ञान आपके मस्तिष्क को दिया गया ना, उसका अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आगे इनकी चर्चा करेंगे हम लोग। यहां ध्यान रखना, प्रत्यक्षीकरण मतलब अर्थ ग्रहण करना। क्या होता है? अर्थ ग्रहण करना। जीन पियाजे इस प्रत्यक्षीकरण पर बल देगा, तो उस जगह हम चर्चा करेंगे। प्रत्यक्षीकरण मतलब अर्थ ग्रहण करने में दिक्कत आती है, अवधान में दिक्कत आती है, स्मृति क्या होती है? कमजोर होती है, प्रत्यक्षीकरण में समस्या आती है। अच्छा, एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी योग्यता एवं उपलब्धि में हमेशा अंतर रहता है। इस बात को समझना। देखें, कई बार ऐसे बालक होते हैं ना, जो बालक बहुत होशियार होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में उनके नंबर हमेशा ही कम आते हैं। उनको सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन पेपर में नंबर नहीं आते हैं। इसका मतलब उन बालकों की योग्यता तो एक नहीं है, योग्यता तो अच्छी है, लेकिन उनकी उपलब्धि क्या है? बहुत कमजोर है। जिस बालक की योग्यता और उपलब्धि में जितना अधिक अंतर होगा, इसका मतलब किसी न किसी प्रकार के अधिगम अक्षम नामक रोग से वो ग्रसित होगा, प्रभावित होगा। कई ऐसे बालक देख लिए, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में जाके फेल हो जाते हैं। मतलब उनको अधिगम में क्या आ रही है? समस्या आ रही है। ध्यान रखिएगा। तो इसकी एक दो विशेषताएं लिखिए, लिखिए विशेषताएं। लिखो विशेषता में, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो। स्मृति कमजोर होती है। स्मृति मतलब ईरानी नहीं है, मेमोरी है। स्मृति कमजोर होती है। लिखो अवधान में समस्या। अवधान मतलब ध्यान केंद्रित करना। अवधान में समस्या। अवधान में समस्या। फिर लिखो प्रत्यक्षीकरण करने में समस्या। प्रत्यक्षीकरण करने में समस्या। योग्यता एवं उपलब्धि में अंतर। योग्यता एवं उपलब्धि में अंतर। अच्छा, ऐसे जो बालक होते हैं ना, वो संवेगात्मक रूप से थोड़े से अस्थिर दिखाई देते हैं। उनके संवेग कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। मतलब कभी कब वो लोर में आ जाए, कब लोर वापस उतर जाए, इनका कोई पता नहीं है। भावात्मक रूप से वो क्या होते हैं? अस्थिर। कमजोर का मतलब यही होता है। भावात्मक रूप से कमजोर का मतलब है कि भावों पर उनका कंट्रोल नहीं होता, संवेगों पर उनका नियंत्रण
नहीं होता है। और निश्चित सी बात है, जो भावात्मक रूप से कंट्रोल जिसका नहीं होगा वो उत्तेजनशील भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? बहुत उत्तेजनशील, बहुत हाइपर लगते हैं, अपने को लगता है कि यार ये बहुत हाइपर है, हाइपर एक्टिव सा लगता है वो। लिखो, अगली विशेषता में लिख लो, भावात्मक रूप से अस्थिर, भावात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, भावात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। उत्तेजनशीलता पाई जाती है। अच्छा, केवल उत्तेजनशीलता से काम नहीं चलेगा, अति उत्तेजनशीलता होती है, अति उत्तेजनशीलता पाई जाती है, पाई जाती है। ध्यान रह जाएगा। अब देखो, इस प्रकार के विकारों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस प्रकार के जो विकार होते हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा माइनरी चेंजेस भी आता है, मतलब परिवर्तन भी होता है उनमें। भाई चेंजेस है कि भाई ये क्या, किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो इसके इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? वेरी गुड, लिखो। कुछ एक दो नामों की हम चर्चा करते हैं ना। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस का मतलब होता है विकार। जैसे डिसऑर्डर बोलते हैं ना, डिस का मतलब हमेशा विकार होता है। डिस का मतलब अधूरा, आधा, विकार। अच्छा बताओ, देखें क्या होता है। पठन कैसे? पठन जैसे आप इस किताब में से चुपचाप दृष्टिकोण से पढ़ते जा रहे हैं, और एक मैं यहां पर जोर जोर से पढ़ रहा हूं, ये भी पठन ही है क्या मेरा? जैसे मैं ये पढ़ रहा हूं, अब तक आपने जितने भी प्रकार बताए हैं, कौन सा विकार है इनमें से? एक मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, बताओ देखें, जोर जोर से, दोनों ही पढ़ना है, दोनों ही पठन है। पठन मतलब किताब बांचना, पठन मतलब क्या होता है? किताब बांचना। अब बांच रहे हैं आप, धीरे बांच रहे हैं या तेज गति से बांच रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपने कभी शब्द सुना है कि लेक्चर देना? लेक्चर देने से बना है लेक्सिया। क्या बना है? लेक्सिया। इसका मतलब जब भी लेक्चर देने की बात आती है, उस समय यदि उसको कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ सकती है? शब्दों को स्पष्ट नहीं बोल पाना, कुछ शब्दों का अवरलेप हो जाना, कुछ शब्द बीच बीच में छोड़ देना, ग्रामर का प्रयोग बिल्कुल छोड़ देना। कुछ बालकों को आप किताब लेके पढ़ने खड़ा करते हैं ना, तो वो बालक के बहुत सारे शब्द बीच में छोड़ते जाते हैं, बड़े नहीं, गलती से छूटते हैं उनसे, वो जानबूझ के नहीं छोड़ते हैं, जानबूझ के छोड़ते हैं, वो तो होशियार होते हैं, डिसलेक्सिया वाले थोड़े होते हैं उनसे। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है वो अपने हिसाब से, मतलब वो बोलते जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि अब तक अपने जितने भी प्रकार के बालक पढ़ाए उसके कुछ कुछ लक्षण गुण हम में से नहीं है, वो मतलब कुछ शब्द ऐसे अपने हिसाब से ही जोड़ देता है को ना बोलता है, था बोलता है, वो अलग अलग प्रकार से, मतलब उसका समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहां से बोल रहा है, अपने यहां से बोल रहा है। उसके भाव भंगिमाएं इस प्रकार की होती है। और फिर एक बात ये भी तो होती है ना, ओवरलेप करना, मतलब एक शब्द जैसे मुझे ये दिखाई दिया, डिसलेक्सिया एक प्रकार का, एक प्रकार का। अब क्या होता है कि मैं कई बार डिसलेक्सिया, मुझे एक पढ़ रहा हूं, मुझे ये भी पढ़ना है, इसलिए मेरी नजर आगे चली गई है, इसलिए मैं इसको डिसलेक्सिया एप प्रकार बोल देता हूं। इस पे को मैं यहां ले आता हूं, इस अगले शब्द को कहां ले आते हैं हम? इसकी जगह ले आते हैं। ये लिखने में भी होता है ऐसा अक्सर, हमें अगला शब्द जैसा लिखना होता है। जैसे मैं बोलूं कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का, तो आप क्या कहते हैं, जल्दीबाजी में लिखते 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 इस कै की जगह अगला वाला ये पै शब्द लिख देते हैं यहां पर। ऐसी कई बार समस्याएं आती है, सबके नहीं आती है, जिनके नहीं आ रही है ना, वो सही है उनमें कोई विकार नहीं है। हाँ,
लकड़ी को लड़की पढ़नार, लड़की को लकड़ी पढ़नार, मतलब को मतबल पढ़नार, ये होता है ना ऐसे शब्द। इसका मतलब है उनमें डिसलेक्सिया है। कौन सा है? ये डिसलेक्सिया, पठन संबंधी उनमें कोई ना कोई विकार होता है। अब ये किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है। स्थायी विकार होता है, परमानेंट होता है, जाएगा नहीं है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लिख लो, डिसलेक्सिया में लिखो पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार। पठन संबंधी विकार एक इसी प्रकार का और होता है ना, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है? कविता कह रही है कि मेरी बहन आवश्यकता को आवश्यकता बोलती है। वो तो कल्चर का प्रभाव हो सकता है, कई चीजें तो कल्चर का ही प्रभाव पड़ती है ना। जैसे आपके मारवाड़ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं शेख को चे बोलना, हाँ अपन बोलते हैं चम्मच सम्मत, वो तो होता ही होता है। हम कहते हैं ब्याह में जावा, आप क्या कहते हो? ब्याह मतलब विवाह है, ब्याह भी कहो। हाँ, अरे ये तो ऐसा नहीं है। यदि आप सब आवश्यकता बोलते हो और एक ही अकेली आवश्यकता बोलती है ना, इसका मतलब है डिसलेक्सिया है। इसका मतलब डिसलेक्सिया है, शक्की सुई घूम रही है। अच्छा ये क्या होता है? देखो ग्राफिक्स का मतलब होता है लिखना। ग्राफिक्स का मतलब लिखना, पिक्चर बनाना। पिक्चर, ग्राफिक्स मुख्यतः पिक्चर और आकृतियों से लिया गया है। और लिखने की, जो हम पिक्चर बनाते हैं शब्दबद्ध लिख रहे होते हैं, लिखने से संबंधित विकार होता है। लिखने में कई बार दिक्कतें आती है, अगले शब्द को पहले लिख देते हैं, पहले शब्द को अगले लिख देते हैं, या कई बार व्यतिक्रम हो जाता है, ओवरलेप हो जाता है। कई बार जैसे मैंने शब्द लिखा कि ये लिखने से संबंधित है, मैंने ये लिख दिया लिखने से, अब मैंने इस पर लाइन मारनी थी तो लाइन में यूं मारा था और यूं चली गई। है मैं लिखे शब्द छोड़ देती हूं, डिसग्राफिया है। हाँ मुझे, मैं लिखने में शब्द छोड़ देती हूं, पक्का है साक्षी? कोई नहीं रोक पाएगा। हैं? नहीं शीलगुण फिर भी देखो, अच्छा लेकिन परिवर्तनशील तो नहीं हो सकते। आदत होती तो हो जाता परिवर्तनशील, लेकिन इतना जल्दी शीलगुण कैसे बन सकता है यार? चलो लिखो, डिस्क्राफिया में लिखो। नहीं तो आपको क्या मिल जाएगा इसे? इसे आपको क्या मिल जाएगा? हाँ? मतलब आप इस बात से खुश हो कि मैं खुश हूं, है ना? हाँ, लेकिन वो तो याद है ना आपको, वो तो कहावत तो याद ही है ना मेरी, ये जो नहीं ये जो खूबसूरत राहें नजर आ रही है ना, ये तबाही के घर जा रही है? लिखो। अब देखो, जिनको कोई विकार है उनको तो समझ में आया नहीं, और जिनके विकार नहीं है उनको समझ में आ गया। लिखो, डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने आपको जीवन में सुनहरे रास्ते नजर आएंगे ना, खूबसूरत रास्ते, वो आगे उनका लक्ष्य तबाही होगा। टारगेट उनको, जो आपको जो टारगेट मिलेगा ना, वो तबाही के रूप में मिलेगा।
हाँ तो जीवन में तबाही लेके आएगी, हलाल करवा देगी, हलाल। लिखो, रीट, है ना, नाम सुनते ही कई बार तो मुझे लगता है सपनों में आ जाती होगी रीट। अचेतन में चली जाएगी, फिर सामूहिक अचेतन के द्वारा पूर्वजों पीढ़ियों में आ जाएगी। फिर वो कहेंगे हमारे दादा कई बार रीट की तैयारी किया करते थे। लिखो, पहले तो लिखो ताकि दादा वाली स्थिति में पहुंच जाए हम। लिखो, हाँ। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी विकार होता है, लेखन संबंधी विकार होता है, लेखन संबंधी विकार होता है। लिखो, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलेटर का मतलब क्या करना? गणना। लिख लो, गणना संबंधी विकार, गणना संबंधी विकार। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया, अच्छा, ये जो डिस्प्रेक्सिया होता है ना, वास्तव में ये इन सभी की जड़ होता है। ये जो तीन हमने ऊपर लिखे हैं ना, इन सभी की जड़ होता है। इसका मतलब है कि लिखने में, पढ़ने में और समझने में, कैलकुलेटर वाला समझने में, गणितीय विकार में, तीनों प्रकार के विकार जिस व्यक्ति में लक्षण मिलते हैं ना, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया। लिखो, पठन, वाचन, पठन को ही वाचन कह देंगे ना, लेकिन पठन मन में भी हो सकता है और वाचन तेज गति से होगा। पठन, वाचन, पठन, वाचन, लेखन आदि से संबंधित विकार, आदि से संबंधित विकार। चलो, ये इतनी पर्चियां मुझे ही दे रहे हो, बाकी और को भी देते हो आप? और किसी को नहीं देते हो? तो मुझे पागल समझ रखा है क्या? यार मैं समझा नहीं हूं। ये केलोपेट्रिया क्या होता है? किलपेट्रिया, हाँ। ये कह रहे हैं कि सर जैसे आपके लिए वो रानी थी ना, हाँ, वैसे अब तो हमारे लिए रीट हो गई है। लिखो, 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 डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? तीनों संबंधी विकार होता है, ठीक है। पठन, लेखन, वाचन आदि संबंधी विकार। अच्छा, एक लिखो, डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया मतलब है हड्डी संबंधी विकार। ध्यान रखना, ये केवल मानसिक विकार होते हैं। लिखो, देखो दिमाग कितना सही गया है भाई। ऑर्थोपेडिक कौन होता है? हड्डी से संबंधित होता है। लिखो, वर्तनी संबंधी विकार, वर्तनी, छोटी को बड़ी लिखना, बड़ी को छोटी लिखना, वर्तनी संबंधी विकार। एक लिखो, डिस्मोर्फिया,
डिस्मोर्फिया मतलब भ्रम है ना। भ्रम भी लिखो शारीरिक भ्रम से संबंधित है, ऐसा लिख लो, शारीरिक भ्रम से संबंधित है। शारीरिक भ्रम का मतलब समझे क्या? हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये इसमें शारीरिक विकार से संबंधित कोई ना कोई भ्रम उत्पन्न हो जाता है उसमें। जैसे बालक को कोई, कुछ लोग ऐसे देखे होंगे आपने जिसको थोड़ी सी हल्की सी बुखार भी हो जाती है ना, सर दर्द भी हो जाता है, उसके बाद उसको इतना हाइपर ले लेता है कि यार अब तो मरूंगा मैं, बचूंगा तो नहीं यार, मतलब बहुत सीरियस ले जाना उस चीज को। अच्छा एक हल्की सी यहाँ पुंसी हो गई नहीं, यहाँ हल्की सी पुंसी हो गई तो इतना भ्रम हो जाएगा कि यार ये मुझे लगता है पूरे चेहरे को खराब कर देगी, ये मेरा चेहरा गया, ये मान लो चेहरा गया तो मैं गया, मतलब ये कैंसर है मुझे लगता है। डिस्मोर्फिया होता है वो है। कईयों को शारीरिक भ्रम से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कई मैंने वास्तव में होते, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, सारे नहीं होते हैं। थोड़ा सा बीमार होने पर सारे सभी रिश्तेदारों को फोन करना, स्टेटस ऑन करना, बोले बस मर जाऊंगा अब तो बचने वाले की कोई संभावना नहीं है, ऊपर वाला ही बचा सकता है। बोले अरे हुआ क्या है? बोले कुछ नहीं, वैसे तो जुकाम हुआ है। ये डिस्मोर्फिया वाले लोग होते हैं ना, इन लोगों से बच के रहना चाहिए। मेरे साथ एक व्यक्ति मतलब मेरे साथ वाला था, हम लोग साथ साथ तैयारी कर रहे थे। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आया, एन वक्त पर उसे हो गया डेंगू। अब डेंगू थोड़े दिन तड़पाता है कि नहीं तड़पाता है? थोड़े दिन तड़पाता है। वो बंदा छोड़ छाड़ के सब कुछ और अपने गांव चला गया, बोले जिंदा रहूंगा तो एग्जाम दे दूंगा बाद में, मुझे लगता नहीं मैं जिंदा रहूंगा। उस वजह से एग्जाम खराब हो गया उसका, फिर पिछली वैकेंसी निकल गई, अब और तैयारी कर रहा है। मैंने कहा यार इतना क्या हो गया यार, बीमारी तो हुआ है यार, बीमारी हुआ है, इंजेक्शन ले ले, टेबलेट ले ले, काम तो कर यार। अच्छा बीमार होने पर काम बंद कर देना, ये कहां की न्याय होती है? काम से बचना, ये नियत किस, कौन सी नियत? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कल कोई ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, लेकिन पिछले 5-7 साल तो मुझे याद है, पिछले 5-7 साल में मैं किसी भी दिन बीमार होने के कारण छुट्टी नहीं ली होगी, मैंने काम से छुट्टी नहीं ली होगी। बीमार हुआ होगा, टेबलेट ले ली होगी, इंजेक्शन लगवा लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बीमार होने के कारण ये बहाना बनाकर मैं कहूं कि भाई मैंने, हाँ अतिरिक्त टाइम मुझे कोई मिला होगा उसमें मैंने रेस्ट किया होगा, घंटे 2 घंटे, वो अलग कहानी है, लेकिन काम को बर्बाद करके रेस्ट करना बीमार। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना, जिम्मेदार किसके प्रति? अपने लक्ष्यों के प्रति मोटिवेट व्यक्ति होता है ना, वो बीमार होता ही नहीं है। और यदि होता भी है ना तो वो बीमारी उसकी इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसको रोक ले। तो बीमार होने पर 5-10 दिन आराम करना, गांव चले जाना, इसका मतलब है उसकी नीयत खराब है, बीमार नहीं है वो बहाना चाहिए उसको। क्या चाहिए? बहाना। और यदि ये और ज्यादा बढ़ जाए ना, डिस्मोर्फिया होता है। क्या होता है? डिस्मोर्फिया, शारीरिक भ्रम पैदा हो जाता है उसमें। एक लिखो, मेनिया। मेनिया नहीं मेनिया, हाँ। मेनिया आपको तो किसका कहते हैं? किसको? त्रिपाल को? हाँ हाँ मेनिया, हाँ। अच्छा मेनिया क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए सवाल पूछा जाएगा ना सब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी सी खुशी होती है ना, उस पर भी बहुत बड़े उत्साहित हो जाते हैं। हल्की सी खुशी है और क्या हो गए? बहुत बड़े उत्साही हो गए, बहुत बड़े उत्साहित हो जाते हैं। और हल्का सा दुख हो गया ना, बहुत निराश हो जाते हैं, पंखे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। छोटा सा दुख होने पर भी वो मेनिया प्रकार का रोग होता है उनमें। मतलब खुशी के प्रति अति उत्तेजना और दुख के प्रति अति विषाद में चले जाना, ये क्या होता है? मेनिया होता है। हमेशा व्यक्ति को क्या, कौन सी स्थिति में बना रहना चाहिए? समानांतर संतुलन की स्थिति में बना रहना चाहिए। मतलब इतनी ज्यादा बहुत खुशी नहीं होनी चाहिए छोटी सी बात पर। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आज उसका मूड ठीक है, मैसेज किया है आई लाइक यू। इस बात की क्या कर रहा है? बोले पार्टी दे रहा हूं, ले चल। ये मेनिया है। और फिर वापस सामने से मैसेज आया, बोले मेरे पास
टाइम नहीं है बात करने के लिए, डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ, डिप्रेशन में चला जाएगा, बोले यार। हाँ, फिर मैसेज पे मैसेज, और बोले क्या समझ रखा है मुझे, मैंने ये कर दिया, मैं यूं कर दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे से ज्यादा कोई नहीं मिलेगा, और अगले 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नहीं तो फिर। हाँ, पंखा। और क्या होता है पंखा? ध्यान रखना है, मैनिया में लिखो, लिखो अति उत्तेजना, अति किसी कार्य के प्रति, ऐसे लिखो, किसी कार्य के प्रति अति उत्तेजना, किसी कार्य के प्रति अति उत्तेजना, या अति विषाद, किसी कार्य के प्रति अति उत्तेजना या अति विषाद। विषाद समझा था, निराशावादी, निराशावादी। ये इन लोगों को इंतजार नहीं होता, ये इंतजार वाले लोग नहीं होते। जैसे आपको कहा दिया जाए ना कि कल शाम को आपका रिजल्ट आएगा, फिर कल शाम नहीं आता, बोले अब कब आए हैं। मैच होता था ना कई बार, बोले 3 बजे से मैच शुरू है, अब वो 3 नहीं बजती है, बोले 3 कब बजे। इनको टाइम नहीं निकलता है, बार बार घड़ी देखना, और बोले क्या करें, कब होगा, कैसे होगा। वो मैनिया प्रकार का लोग होते हैं। हाँ, ये शराबियों में कई मैनिया होता है। हाँ, उनको लगता है यार 8 कब बजेगी शाम की, मतलब शाम, दिन शाम कब ढलेगी। फिर लिखो मिथोमेनिया। मिथोमेनिया, मिथोमेनिया। मिथो मतलब, मिथ्या मतलब झूठ, झूठ मूठ का मेनिया मतलब। देखो ये कौन लिख रहा है, ये है ना, ऐसा ही बात है ना, बच के रहना है ना। थोड़ा बहुत मुझे डिसऑर्डर के रूप में लगा भी, लेकिन मैंने सोचा बच्चा अभी गांव से आया होगा, बहुत सारे शहरों में चीज़ें देखी नहीं होगी, इसलिए हो सकता है। पढ़ाई कहाँ की? पढ़ाई जोधपुरी, जोधपुरी रहा, कहाँ रहा? रूम लेके। और साथ में कौन है? छोटे बड़े भाई है। थोड़ा बहुत मार्केट में निकला कर, घुमाकर आराम से लोगों के बीच में रहा कर। अरे हाँ हाँ, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। दुनिया का पूरा ज्ञान मिलता है, दुनिया का पूरा सारांश निकालना जरूरी है, तब जाके होगा। ये कह रहा है कि बिल्कुल मेरे भी सीने में एक दर्द हुआ था, मैंने सोचा कि अब तो हार्ट आ जाएगा, इसके कारण मैं हाईकोर्ट एलडीसी से पीछे रह गया। ये सही बात है, ये गलत नहीं है, ये लगा होगा, ऐसा हो जाता है। मैनिया वाले ये जो होते हैं ना, डिस्मोर्फिया वाले, ऐसे लोगों में इस प्रकार की शिकायतें रहती। हाँ, हैं? नींद वाला कोई रोग नहीं है। अच्छा, नींद नहीं आती है, बेचैनी सी रहती है। अरे सुने रे, एक नींद नहीं आती है, बेचैनी सी रहती है, चिंता सी रहती है। प्यार हो गया। ये उसी के लक्षण है। लिखो, अरे मतलब रीट से क्या समझ पा रहा है तुम? रीट से। हाँ हाँ, अब लिख लो रे तुम, ज्यादा मत बताओ ना। अच्छा, कुछ लोग आपने ऐसे देखे हैं क्या, जो कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी किसी भी हालात में कोई भी बात चल रही हो,
उस बात में वो निश्चित रूप से अपने आप को घुसा देंगे और कहेंगे हाँ वो, अच्छा वो तो मैं उससे मिला था, ये कहा था, मैंने उनको ये कह दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। खुद के बारे में इतनी लंबी फेंकना कि साथ वाले चाहे कितनी कोशिश कर लेना नहीं समझ पाएंगे। सबको पता होता है पूरी दुनिया को कि ये फेंकेगा और अपने आप को डाल देगा। आप यदि प्रधानमंत्री की बात करोगे तो बीच में आ जाएगा, आप यदि मुख्यमंत्री की बात करोगे बीच में, आप यदि अर्थशास्त्री की बात करोगे बीच में आ जाएगा, राजनीति विज्ञान की करोगे वहां आ जाएगा, भूगोल में आ जाएगा, इतिहास में आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट भी आपके बीच में होते हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट पूछ लो, उस सब्जेक्ट में वो टांग फंसा देंगे उसमें आगे। ये जो वो बालक होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? मिथोमेनिया वाले होते हैं। अपने बारे में लंबी लंबी फेंकना। लिखो, लिखो आत्म प्रशंसा। अब जल्दी जल्दी लिखो, 2-4 रोग है वो, फिर आगे बढ़े। आत्म प्रशंसा ऑब्लिक, आत्म प्रशंसा खुद की प्रशंसा, ऑब्लिक झूठ बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत। झूठ तो निश्चित रूप से बोलेंगे वो। एक होती है फोबिया। फोबिया मतलब केवल डर नहीं, बिना कारण के डर, अकारण डर। लिख लो, अकारण डर। कई बार हम फोबिया के शिकार हो जाते हैं और वो जरूरी नहीं एक, जैसे आपने रेबीज के बारे में सुना होगा ना, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है वहां पर। रेबीज मतलब बच्चे को यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले, पागल कुत्ता काट ले, तो उसे रेबीज होता है। तो रेबीज का एक लक्षण होता है, उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब उसे पानी से डर लगता है, पानी के तो वो नजदीक नहीं जाता है, पानी का तो नाम लेते ही डरने लग जाता है वो, उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। यहां पर ये फोबिया किसी से भी संबंधित हो सकता है। बहुत सारे लोगों को एग्जाम फोबिया हो जाता है। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं लेकिन एग्जाम से इतना डरते हैं कि वो ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके मैं इस एग्जाम से बच जाऊं। वो लोग एग्जाम में ही नहीं जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाकर। कौन सा? सर तुम क्या जानो रे, क्या पत्नी होती है? दूसरों की पत्नियों को जाते हुए देखा होगा पीछे से, क्या पत्नी होती है? पत्नी फोबिया है क्या? हाँ, जिस दिन हो जाएगा फोबिया पूरा दूर हो जाएगा। लिखो, लिखो अकारण डर। लिख लिया क्या? इग्नेशिया, इग्नेशिया क्या होता है? इग्नेशिया इग्नोर करना। लिखो स्मृति लुप्त हो जाना, स्मृति लुप्त हो जाना, स्मृति लुप्त हो जाना, मेमोरी गायब हो जाना। कभी गजनी मूवी देखी है क्या? इग्नेशिया का उदाहरण है वहां, स्मृति लुप्त हो जाना। हो गया? फिर आप लिखो, लिखो ऑटिज्म। ऑटिज्म जिसे क्या बोलते हैं? श्वलिनता। ऑटिज्म यानी श्वलिनता, मतलब लिखो अपने आप में खोए रहना। ऑटिज्म मतलब अपने आप में खोए रहना। क्या होता है? क्यों होता है? अपने आप में आदमी क्यों खोया रहता है? सामाजिक परिस्थितियों के कारण। सामाजिक होता है, असामाजिक। देखिए क्या करना? कौन कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा है? हाँ, इसको बोलने दो, इसको थोड़ा थोड़ा बोलने दो, ठीक रहेगा।
हाँ तू बोला कर क्लास में उल्टा सीधा जैसे भी है। हाँ हाँ, जो मैं कुछ देख पा रहा हूं ना उसके अनुसार तुझे बोलना बहुत जरूरी है। अभी इस दुनिया को पहचानना बहुत जरूरी है। वैसा नहीं बोलना है। देखो, खुद की चीजों से ही लगाव रखता है कई देर तक। खुद की चीजों से ही क्या रखता है? खुद का खुद में ही खो जाना। कैसे होता है देखो, मैं समझाऊं आपको ना। एक आपने अवस्था सुनी होगी, बालकों की एक स्टेज होती है जिसे प्रश्न काल कहते हैं हम लोग। प्रश्न काल होती है 3 से लेकर 6 वर्ष के बीच की। 3 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रश्न काल। इस समय बालकों में प्रश्नों से संबंधित प्रश्न काल फूटता है। प्रश्न काल फूटता है का मतलब बालकों के दिमाग में इतने प्रश्न आते हैं। अरे रुक जा रे यार, क्या हो गया? अरे रहने दो यार, तुम पढ़ो रे, सुनो तुम यार। थोड़ी अच्छी बातें भी सुन लिया करो ना, जीवन में बहुत काम आएगी। देखो, मैं ये कह रहा हूं 3 से 6 वर्ष होता है ना बच्चे में प्रश्न काल फूटता है। प्रश्न काल फूटने का मतलब होता है बहुत सारा प्रश्न पूछता है। बच्चे में जिज्ञासा होती है, इतने प्रश्न पूछता है, इतने प्रश्न पूछता है, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। अच्छा, इस अवस्था में बालक को उन प्रश्नों का जवाब देने वाला होना चाहिए। मायना यह नहीं रखता है कि उन प्रश्नों के जवाब सही मिले, मायना यह रखता है कि उन प्रश्नों के जवाब मिले। बच्चे के लिए यह कोई मायना नहीं रखता कि सही मिले। वो पूछेगा आपसे महासागर क्या है, कहीं नाम सुनेगा तो। आपको नहीं आ रहा है ना महासागर, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी बताओ उसके बारे में, कुछ भी गलत बता दो बोले, ऐसा नहीं कि दिमाग में फिट हो जाएगा, बच्चा अपने आप आगे चेंज करता रहेगा भविष्य में, लेकिन बताना जरूरी होता है। यदि जिस बच्चे को, क्योंकि इस अवस्था में बालक बहुत प्रश्न पूछता है, और सामान्यतः अपने घरों में रूढ़िवादिता ये रहती है, परंपरागतता ये रहती है कि जो बालक प्रश्न पूछता है ना उसको 2-1 तो देते हैं, फिर उसके बाद में 2-1 लगाते हैं ढंग से, बोले तू बहुत पूछने वाला, बहुत होशियार हो गया, बहुत दिन आगे पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए तुझे को तेरे लेवल का नहीं है, तू रहने दे, बंद कर इसको, क्या होता है ये क्या होता है वो क्या होता है। हम लोग ऐसे करके उसको डांट कर बिठा देते हैं। वो बच्चा 1-2 बार कोशिश करेगा, वो बच्चा 1-2 बार कोशिश करेगा कि मैं इसे पूछूं। यदि आपने 2-4 बार उसको इस तरह से दबा दिया ना, तो निश्चित रूप से आपसे वो सवाल नहीं पूछेगा, दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा। दूसरे ने भी दबा दिया, यदि घर में इतने ही लोग हैं, यदि वो हम दो, हमारे एक वाली थ्योरी यदि चली, इसी तरह से चलती रही, और कोई घर में है ही नहीं, तो फिर निश्चित सी बात है कि वो बालक के प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा उसे। तो फिर वो बालक अपने आप से उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेगा, अपने आप से, खुद से ही सवाल करेगा, खुद ही जवाब देगा, और खुद से सवाल करेगा और खुद ही जवाब देगा ना, तो फिर उस बालक को प्रश्न, वो बालक अपने आप में खो जाएगा। ये तो 3 से 6 वर्ष की आयु की बात है। यदि यह अवस्था आगे चली गई, मतलब 3 से 6 वर्ष में उसको कोई जवाब नहीं मिला ना, यह अवस्था आगे चली गई, तो पूरे जीवन भर वो बालक ऑटिज्म में, श्वलिनता में रहेगा। वो बालक यहाँ बैठा बैठा काम कर रहा है, अपने में मस्त हो रहा है, अपने में मस्त है। उस बालक को आपने 2-4 बार कुछ कहा है ना, तब तक तो वो ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान नहीं होता, ध्यान ही अपने आप में मस्त होता है, वो अपने आप में खोया हुआ रहता है। फिर उसको हाँ क्या हो गया, आप वो एक बार सुनेगा और उसके बाद वापस उसी अवस्था में चला जाएगा। ऐसा बालक श्वलिनता वाला होता है, ऑटिज्म वाला होता है। ऐसे बालकों का इलाज पूर्णतः संभव नहीं होता है। ऐसे बालकों का थोड़ा बहुत इलाज हो सकता है, पूर्णतः संभव नहीं होता। उम्र के साथ थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा इनका, पूर्णतः संभव नहीं है। और सबसे खतरनाक रोग होता है ऑटिज्म या श्वलिनता, सबसे खतरनाक रोग। इसलिए ईश्वर सर है ना, वो तो मुझे हमेशा ही कहते हैं कि यार अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में केवल बच्चे पैदा करना है, बच्चों को पालना नहीं है। अपना कहाँ पेशेंस है इतना कि हम बच्चों के इतने सारे सवालों के जवाब देते हैं। और बच्चा तो दिन में आपको 2000 सवाल कर देगा एक दिन में, कितना जवाब देते रहोगे, थोड़ी देर में थक जाओगे। अपने पास टाइम ही नहीं है, अपने पास मोबाइल चलाने में ही टाइम नहीं है।
ये वास्तविकता की स्थिति है। थोड़ा बहुत वही लोग पहचान पाते हैं इनको जो इन रोगों के बारे में जानते हैं। कई बार फ्री रहो ना तो इन प्रकार के रोगों के बारे में कोशिश किया करो कि यूट्यूब पर कुछ मिल जाए हमें, कैसे कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्योंकि कल को इन सारी चीज़ों से आपको गुजरना है। स्कूल में रहोगे बालकों के साथ तो बहुत सारे बालक इस प्रकार के रहेंगे, इनसे गुजरोगे। अच्छा, ये उसको जवाब देना ठीक, ये ऐसा नहीं होता है, घर वाले नहीं समझ पाते हैं अपने, कतई नहीं समझ पाएंगे आपको कि भाई आप ये बालक जो इतने सवाल पूछ रहा है ना, ये क्यों पूछ रहा है, इसको नहीं पूछना चाहिए। घर वाले उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है उसको जवाब देना जरूरी होता है, कैसा ही दे, हाँ ना, उसके बारे में कुछ भी बताइए। उसने पूछ लिया ना कि महासागर क्या, आपने बता देना कि ये कुत्ता का नाम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जवाब का क्या मिलना चाहिए, उसे आंसर मिलना चाहिए, उसके क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। और बच्चा एक के बाद एक खोदेगा। जैसे आपने प्रस्तावना प्रश्न पूछे ना, उस प्रकार की जड़ी लगाए रखेगा वो, हाँ वो मतलब तारतम्यता बनाए रखेगा। अब कई बार मुझे याद है, मैं मेरे छोरे से बात करता हूँ ना, मैं डेली शाम को करीबन आधा एक घंटा उससे गप्पे कर लिया करता हूँ। वो भी खुश रहता है, मैं भी खुश रहता हूँ। उल्टी सीधी बातें करो तो खुश रहेगा। और हाँ, मैं उल्टी सीधी करता हूँ उसे, मतलब ये मैं उतनी ज्ञान की बातें नहीं करता हूँ बहुत सारी, कि बहुत सारा ज्ञान दे दिया, बांट दिया। ज्ञान क्या करना है अभी, ज्ञान आगे भविष्य में आ जाएगा। तो मैं उसे उल्टी सीधी इन बातें करता हूँ तो वो मेरे साथ खुश रहता है वो। और खुश रहने का एक कारण ये भी है कि घर वाले इस बात को थोड़ी समझ पाते हैं कि उसका प्रश्न काल फूट रहा है, वो बालक प्रश्न पूछ रहा है, किससे पूछे हो। घर वाले कहते हैं तू ज़्यादा, मैं पास में बेटा बेटा कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा बहुत कुछ टाइम दिया करो, थोड़ा हल्का सा समय, इसे अपने काम में इतना भी व्यस्त रहना ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसकी अभी ये उम्र नहीं हुई है, मैं समय पे पढ़ा दूंगी इसे अपने आप ही। मैंने कहा बात तो सही है। तो वो प्रश्न पूछता है। एक बार मैं प्रयागराज गया तो मुझे आज भी याद है, मैं ईश्वर सर वहाँ प्रयागराज में महीने डेढ़ महीने तक वहाँ के सारे सुपर टेट यूपी टेट के जितने बेस थे ना वो पढ़ा के आए थे। तो वहाँ पर संगम गए हुए थे, वहाँ संगम है नदियों का, तो उस संगम तट पर गए हुए थे। शाम की बात है, मैं उससे बात कर रहा था घर से, उसका फोन आया शाम को, उसे पता कि भाई 8 बजे क्लास छूटेगी। तो फिर उसमें थोड़ा बहुत मेहनिया भी है, उसमें हल्का हल्का मुझे मेहनिया भी लगता है। वो 8 बजे से पहले ही 2-4 बार 5-7 बार तो कॉल कर ही देगा। हाँ, तो कि 8 कब बजे, हाँ। मुझे कहा क्या कर रहे हो पापा, मैंने कहा मैं तो बेटा संगम पे आया हूँ। बोले संगम क्या होता है। अब मैंने कहा बेटा 2 नदियाँ आकर मिलती है उसे संगम कहते हैं। तो कहा 2 नदियाँ क्यों मिलती है। मैंने कहा 2 नदियाँ इधर ढलान होती है इसलिए मिलती है। बोले ढलान तो अपने यहाँ भी तो है। मैंने कहा बेटा अपने पानी नहीं है। बोले अपने पानी क्यों नहीं है। मैंने कहा अपनी जलवायु ऐसी है। बोले जलवायु क्या होती है। मैंने कहा बेटा जलवायु मतलब मरुस्थल है अपने। बोले मरुस्थल क्या होता है। मैंने कहा मरुस्थल मतलब रेत के धोरे हैं, रेत के धोरे हैं इसलिए बारिश कम होती है। बोले रेत के धोरों से बारिश का क्या मतलब है। मैंने कहा रेत के धोरे जहाँ होते हैं ना वहाँ गर्मी सर्दी का ऐसा मौसम होता है इसलिए बारिश नहीं होती। तो बोले बारिश तो होती है ना अपने। मैंने कहा बारिश तो होती है लेकिन यार कम होती है ना अपने, नदियाँ नहीं बहती है। तो बोले नदी क्या। नदी यार नदी मतलब पानी जब बहुत सारा हो जाता है ना तो वो ढाल के साथ में एक साथ चलता है तो वो नदी आती है। तो बोले वो वहीं क्यों चलता है। मैंने कहा यहाँ बारिश ज़्यादा होती है और हिमालय से आता है। तो बोले हिमालय क्या होता है। मैंने कहा यार हिमालय तो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं। बोले वो तो मेरे ननियाल में भी है। मैंने कहा तेरे ननियाल में से जो नदी बहनी थी वो बह के आ गई। अब बोले वो कौन सी नदी आएगी। तो मतलब इतने हजारों सवाल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसे जवाब देते रहो। फिर कई बार मैं तंग आके फिर ईश्वर सर को मैं कहता थोड़े से इसके सवालों के जवाब दो आप। फिर ईश्वर सर जवाब देने लग जाते थे उसको। वो ईश्वर सर आपको पता है थोड़े से अच्छे साइकोलॉजिस्ट है, थोड़े से हल्के से सृजनात्मक, बहुत अच्छे क्रिएटिव माइंड का आदमी है। तो फिर वो उसे उसके साथ आराम से बातें करने लग जाता था। उसे वो पूछता ही रहता, उसका बस एक ही काम था क्वेश्चन पूछना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना। ये नहीं आया, ये सामान कहाँ गया, ये यहाँ से पहुँचा दो, ये गाड़ी पहुँचा दो, ये कर दो, वो कर दो, डिलीवरी बॉय से पहुँचा दो और इससे पहुँचा दो। और मैंने कहा क्या करना है तुझे यार, क्या करना है। तो बोले आपको क्या करना है। मैंने कहा यार मुझे तो क्या करना है यार। तो बोले फिर दे दो आपको क्या करना है। कुल मिला के उस एज को हम लोग प्रश्नकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल। और उसमें प्रश्नों का जवाब दिया जाना जरूरी है। जितने आप प्रश्नों का ज़्यादा जवाब देके उसे संतुष्ट कर पाओगे उतना अच्छा बालक परिश्रमी, धैर्यवान, आगे जाकर उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा, सेटिस्फाई होगा। वो क्या होगा, सेटिस्फाई। जो बालक अनसेटिस्फाई होते हैं ना अपने जीवन में, वो इसी कारण से होते हैं। स्वलीनता नहीं आएगी उसमें ऑटिज्म बिल्कुल भी नहीं आएगा।
शायद उन्होंने बताया भी होगा, ईश्वर सर ने एक दिन मुझे दिखाया ऑटिज्म का उदाहरण दिखाया, मुझे चला के बुलाया, बोले आप इधर आओ एक बार मैं आपको ऑटिज्म दिखाता हूँ। आप कहते हैं श्वेलिनता क्या होती है। हमारे साथ ही एक पढ़ाने वाला टीचर थे, एलडीसी बन गए, उनकी मैडम भी टीचर लगी हुई है। वो लोग घर से दूर रहे, पोस्टिंग रही घर से दूर, और हम दौर हमारे एक पे थे। वो जो बालक था ना, अच्छा उनका शायद व्यक्तित्व भी इसी प्रकार का होगा। वो स्कूल चली जाती थी, वो चले जाते थे अपने काम पर, पढ़ाने वढ़ाने आ जाते थे, दोनों को टाइम मिलता नहीं था। तो दोनों ज़्यादा उस बच्चे को टाइम दे ही नहीं पाए, बच्चे को समय दे ही नहीं पाए। बच्चा केवल और केवल अपने में ही मस्त हो गया, उसको ना ये समय दे पाए ना ये समय, और थोड़ा बहुत कोई समय मिला तो वो लड़ने झगड़ने में भी नहीं कम पड़ा, वहाँ भी ऐसी भी समस्याएं होगी। तो फिर उस बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया गया, वो बच्चा ऑटिज्म में चला गया, श्वेलिनता में चला गया। वो बच्चा 8 साल का हो गया, और 8 साल का हुआ तब हमने उस बच्चे को देखा। वो उसका इलाज ले रहे हैं अभी जयपुर से, अलग अलग जगह से, लेकिन अब उसका इलाज होना संभव नहीं है, वो उसी समय इलाज हो सकता था। उसको हमने देखा तो मिला, वो संस्थान में आया हमारे, तो अपने मस्ती से वहाँ उसको बिठा दिया गया, एक चेयर पे बैठ गया, हो जाके चेयर पे बैठ गया, अपने आप से खेलने लग गया, ऐसे अपने आप से खेल रहा है वो, अचित नहीं कर रहा है, मतलब बोल किसी की ओर देख ही नहीं रहा, उसे कोई लेना देना ही नहीं है किसी से कि कोई है कोई नहीं है। उसके लिए नाश्ता लाया गया तो उसे 4 बार नज़दीक ले जाके कहा ना कि नाश्ता, फिर उसने नाश्ता पकड़ा, उसको रख लिया, उसमें से थोड़ा सा तोड़ा खाया, फिर भूल गया वो, फिर भूल गया, फिर अपने काम में लग गया। फिर उसको 10 मिनट तक वो ऐसे ही बैठा रहा, हमने निरीक्षण किया उसका, 10 मिनट तक वैसे ही बैठा रहा। फिर उसको दोबारा जाके कहा, उसने उसको थोड़ा सा ध्यान दिया, हमारी बातों में ध्यान, हमने उसको कम से कम 1000 बातें पूछी होगी, एक भी बात का जवाब नहीं दिया उसने, क्योंकि बचपन में उसको भी कोई जवाब नहीं दिया गया। उसको लगता है कि जवाब दिया ही नहीं जाता है, उसको क्या लगता है कि जवाब दिया ही नहीं जाता है, पूछने पर कुछ बोला ही नहीं जाता है। अच्छा हमारे साथ नहीं, किसी के साथ भी, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा पीएम सर ये कितने एक समय तक इस हालत में बैठा रहता होगा। बोले यदि हम इसको छेड़े नहीं ना तो ये 6-6 घंटे एक जगह बैठा निकाल दे, 6 घंटे तक हिले नहीं एक जगह से, बस अपने काम में लगा रहे अपने, ये इसको देखा, ये इसको देखा, ये इसको, बस धीरे 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 मस्ती मस्ती से बैठा रहे। ये क्या होता है, ये ऑटिज्म होता है। ये क्या होती है, श्वेलिनता होती है, सबसे भयंकर विकार होता है। एक थोड़ा सा इससे विपरीत साइड का कह सकते हैं हम, एडीएचडी। क्या होता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर, मतलब होता है अवधान न्यूनता, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, अति सक्रियता विकार। अति सक्रियता विकार, एडीएचडी क्या होता है? इसमें 2 रोग एक साथ होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 रोग। एक तो अवधान न्यूनता, बच्चा 1 मिनट तक लगातार एक जगह ध्यान नहीं लगा सकता है, अवधान न्यूनता होती है। एक उसमें हाइपर डिसऑर्डर पाया जाता है, हाइपर मतलब अति सक्रिय होता है, हाइपर एक्टिव होता है वो बालक। हाइपर एक्टिव मतलब एक जगह शांति से 1 मिनट के लिए ऐसे सावधान मुद्रा में नहीं रह सकता है, वो इधर उधर देखता रहेगा, इससे गोचा करेगा, इससे मिलेगा, इधर बात करेगा, इसको उठाएगा, इसको गिराएगा, इसको पटकेगा। वो बहुत ज्यादा अवस्था में चला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्थिति में आ जाता है। उसको कहीं ना प्रार्थना में खड़ा होकर कि तू 48 सेकंड में राष्ट्रगान कर ले, वो 48 सेकंड में 48 बार अपनी गर्दन को इधर उधर हाथ को इधर उधर हिलाता है, इतना हाइपर एक्टिव होता है वो। अटेंशन तो बिल्कुल होती ही नहीं है उसके पास में, अवधान तो बिल्कुल होता ही नहीं, 1 मिनट के लिए भी वो अवधान नहीं बना सकता है कि वो ध्यान से किसी बात को सुन ले। इस प्रकार का बालक होता है वो, अवधान न्यूनता और अति सक्रियता प्रकार का व्यक्ति होता है। इसके लक्षण तो नहीं लिखवाने ना, इसके लक्षण लिख लो। अवधान, ध्यान केंद्रित करने में कमी पाई जाती है, ध्यान केंद्रित करने की कमी, ऐसे लिख लो।
ध्यान केंद्रित करने में कमी। और एक लिख लो, अति सक्रिय। अति सक्रिय आप समझाएंगे, आई पर अति सक्रियता पाई जाती है। एक होता है अफेसिया, एक और लिखो, अफेसिया, जिसे अफेजिया भी कहते हैं शॉर्ट में, अफेसिया। अफेसिया क्या होता है? अफेसिया, कोई बालक ऐसा होता है जिसको, जो मौखिक भाषा को ग्रहण नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? मौखिक भाषा को ग्रहण नहीं कर पाता है। वो लिखी हुई भाषा को ग्रहण कर लेगा, लेकिन सुनकर वो भाषा को ग्रहण नहीं कर पाता है। सुननी हुई चीजें बहुत कम समझ में आती है उसकी, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर पाता, लेकिन कम समझ में आती है उसकी। तो लिखो, मौखिक भाषा को, मौखिक भाषा को ग्रहण एवं व्यक्त करने की समस्या। ग्रहण नहीं करेगा तो फिर व्यक्त भी कैसे कर पाएगा? एवं व्यक्त करने की समस्या। एक लिखो, डिस्पेसिया। डिस्पेसिया, ये पूछ रहे हैं कि बुल्लमिया भी तो रोग होता है ना। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, किशोरावस्था में भोजन संबंधी विकार है, भोजन संबंधी होते हैं। बुलिमिया नर्वोसार, बुलिमिया एनोरेक्सिया नर्वोसार, बुलिमिया नर्वोसार, ऐसे इस प्रकार के रोग होते हैं। 3 रोग होते हैं ना। क्या लिखा है आपने? डिस्पेसिया। अच्छा, ये डिस्पेसिया एक ऐसा विकार होता है जो, जिसमें बालक अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अभिव्यक्ति करने में कठिनाई आती है उसको। किस में आती है? केवल अभिव्यक्ति करने में। बात समझ रहे हैं ना? केवल क्या आती है? अभिव्यक्ति करने में। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं बोल के नहीं बता सकता हूं, लिख कर बता सकता हूं। इसका मतलब उन्हें किस प्रकार का रोग है? डिस्पेसिया। लिखो, विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या। विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या। नहीं, वो अलग बात है। यह कह रहा है कि बच्चा टीवी देखते समय आवाज लगाने पर नहीं सुनता है। इसका मतलब तो यह है कि वो बच्चा एकाग्रता में लीन है, वो बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है, ना फिर वो बच्चा अवधान न्यूनता है, अटेंशन डेफिशिएट नहीं है उसमें, उसमें एकाग्रता है। हो गया? ऐसे लोग पढ़ाई भी करते हैं ना, पढ़ाई में भी बहुत लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, नहीं सुनते हैं ना। लेकिन अपने तो ये चाहिए कि कौन बतलाए हमें कान खुले हुए रखते हैं। चलिए, कि हमने ना विभिन्न प्रकार के जो बालक होते हैं ना, विशिष्ट प्रकार के, वो सभी पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा है, समायोजन, और उसके बाद बचा है अपने बाल विकास वाला एक बिंदु। ठीक है? तो हम अगले 3 दिन में पूरा प्रयास करेंगे कि क्वेश्चनों सही तल करें। सिद्धांत पढ़ने हैं ना पूरे के पूरे। चलिए, आ जाइए आप लोग। थैंक यू।